बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुश आमदीद। और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके साथ आपके सेहत के हवाले से हम मसाइल के हवाले से बात करते हैं और आपको मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ आपको बताई जाती हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और आज की हमारी मेहमान है जनरल फिजिशियन है सदफ़ सरवर है, हमारे साथ मौजूद है। खुश आमदीद सदफ़, आपको बहुत ज़्यादा। और कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। सदफ़, जिस तरह से रमज़ान में हम बहुत सी ऑयली चीज़ों का जो है हम इस्तेमाल करते हैं और एलर्जिक हो जाती है कुछ लोगों को, तो कैसे आप देखती हैं कि इसकी क्या इकसाम क्या होती हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? हाँ जी, एलर्जी जो है वो डिपेंड करता है कि जो इसका शिकार हुआ है वो उसको ड्यूरिंग रमज़ान एलर्जी हुई है या उससे पहले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एलर्जी के लिए कांस्टेंट दवाइयाँ खाते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नोज़ एलर्जी है, आइज़ एलर्जी है, या जो एलर्जिक एस्थमा होता है, डस्ट भी। जी बिल्कुल, वो नोज़ एलर्जी और एलर्जिक एस्थमा या स्किन एलर्जी है। तो कुछ लोग होते हैं जो कि दवाइयाँ इसकी लगातार खाते हैं, वो लोग इसकी दवाइयाँ बंद नहीं करेंगे, वो तो उसको कंटिन्यू रखेंगे रमज़ान के दौरान। और कुछ लोग होते हैं उनको सवियर एलर्जीज़ होती हैं और हर वक्त उनके पास इमरजेंसी प्लानिंग इंजेक्शन मौजूद होता है। तो ऐसे लोगों को भी यानी कि बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। आप इंजेक्शन जो आप लगा, जी बिल्कुल, अगर लाइफ इमरजेंसी में हो और वो उसकी कुछ अलामतें होती हैं, जिस तरह के सांस का ख़राब हो जाना और ब्लड प्रेशर का ड्रॉप हो जाना, ये वो चीज़ें हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। और इस सिचुएशन में आप बिल्कुल फ़ौरन से ट्रीटमेंट हासिल करें और बिल्कुल वेट ना करें कि आपका रोज़ा है और आपकी एलर्जी है। इस सिलसिले में कोई ऐसा मसला नहीं होता। जो मेडिकेशंस एस्थमा के लोग लेते हैं, जैसे इनहेलर्स हैं, वो कंटिन्यू करते हैं वो, और इससे रोज़ा नहीं टूटता। और इसके अलावा नाक के स्प्रे से भी रोज़ा नहीं टूटता, आँख के ड्रॉप से भी नहीं टूटता, रोज़ा नहीं टूटता। और स्किन की जो क्रीम्स होती हैं, ठीक है, बिल्कुल, स्किन के बहुत से इश्यूज होते हैं। जी जी बिल्कुल, ख़वातीन को बिल्कुल। तो लेकिन जो टैबलेट्स हैं वो नहीं ले सकते आप, लेकिन उसके लिए यूजुअली जो टैबलेट्स हम देते हैं वो आप मॉर्निंग या इवनिंग्स में लेते हैं और आप ले सकते हैं। आप सहरी करें उस वक्त आप अपना, अगर आप लेते हैं टैबलेट आप ले लें, रोज़ा इफ्तार करके फिर ले लें। तो इस तरह आपको एक प्लान बनाना पड़ता है। अच्छा, अगर लेकिन एक पेशेंट है जो कि रमज़ान के दौरान एलर्जी का शिकार हो गया है, तो अब वो ज़ाहिर है वो देखना पड़ेगा कि एलर्जी की टाइप क्या है और फिर उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। यूजुअली एलर्जीज़ जब होती हैं, स्किन एलर्जीज़, तो वो कुछ दिन की एंटीहिस्टामिन से ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो एलर्जीज़ प्रॉब्लम करें बंदे को, जैसे नाक है जो कि सही नहीं हो पा रहा, आंखें हैं जो कि अब सही नहीं हो, आप काम नहीं कर पा रहे, अपना एस्थमा सही नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर स्पेशल टेस्ट होते हैं। हाँ जी, जिसको हम करते हैं ताकि डायग्नोज हो सके, चाहे वो फूड एलर्जी है या आपकी एनवायरनमेंट में मौजूद डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनके साथ एलर्जी है, तो उसके ज़रिए हम चेक करते हैं। आप चेक करते हैं। और जो आप टेस्ट अभी बता रही थी, किस किस्म के टेस्ट करवाने पड़ते हैं? ये दो किस्म के टेस्ट होते हैं। एक होता है स्किन प्रिक टेस्ट, जिसमें हम वो डिफरेंट एंटीजेंस होती हैं जो कॉमन पाई जाती हैं, जैसा कि फूड में या एनवायरनमेंट में, उनको हम, यानी फूड बहुत डिपेंड करता है। जी जी जी। तो क्या फूड इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी वजह से जो है हमें इन मसाइल जो है निपटा जा सकता है आसानी से? अच्छा, ये जो है ये चाइल्डहुड पे डिपेंड करता है। फूड एलर्जीज़ को कम करने के लिए रिकमेंड किया जाता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसको फर्स्ट 12 मंथ्स में आप मोस्ट फूड्स इंट्रोड्यूस करवाएं। यानी जब बच्चा 4 to 6 मंथ्स के दरमियान खाना पीना शुरू करता है, तो बच्चे को आप कोई रिस्ट्रिक्ट ना करें कि ये नहीं देना वो नहीं देना, उसको स्लोली ग्रेजुअली सारे फूड्स उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इस तरह जो फूड एलर्जी है उसके चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। लेकिन जाहिर है वो 100% कोई भी चीज़ नहीं है। तो एलर्जी जो है लड़कियों में ज़्यादा है या फिर लड़कों में है? नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। रेशो है कुछ इसकी डिफरेंट? नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एलर्जी जो है वो आपको जेनेटिक है। नंबर 2, आपके जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, जैसे कि अब जिस एनवायरनमेंट में डस्ट बहुत ज़्यादा होगी उसमें एलर्जी भी ज़्यादा होगी, खासतौर पे नेज़ल और एस्थमा। ओके, तो फूड आप बता सकती हैं कि किस फूड का जो इस्तेमाल खासतौर पर रमज़ान में है? देखिए, जो रमज़ान में और फूड से जो है वो जो बाकी सारी कंडीशंस के लिए जनरल हेल्थ मेजर्स हैं जो कि लोग अब काफ़ी अवेयर हो चुके हैं उनसे, जैसे कि हेल्दी लाइफ ऑप्शंस हैं। आप रमज़ान में पानी 2 लीटर ऑलमोस्ट
डिहाइड्रेशन के मसाइल हाँ तो जी। बहुत रहते हैं। सो दे नीड टू मेक श्योर कि डेली जो है ना वो 2 लीटर पानी पिए, आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें कैसे आपने उसको लेना है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, प्रोटीन्स और वो ज़्यादा लें। फ्राइड स्टफ़ जो है वो कभी कभी आप दरमियान में कर सकते हैं। समोसे पकोड़े ये तो चीज़ें जो है ना ये कंपलसरी होती हैं हमारे हाँ। दस्तरखान में, तो फिर इन चीज़ों का तो इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, लेकिन वो फिर कभी कभी तो इंसान खा ही सकता है। और अगर इनसे आपको वो ये ना बैलेंस रखें। आप अगर हफ्ते में 2-3 दिन अगर आपका दिल करता है आप ये ले लें, बाकी 2-3 दिन आप सिर्फ फ्रूट्स काट लें, या सिर्फ आप योगर्ट में जो आप चाट है, दही भल्ले हैं वो आप यूज़ कर लें। बहुत से अदर हेल्दी ऑप्शंस भी हैं, अगर आप चाहें तो वो उनको आप ट्राई करें, लेकिन बैलेंस रखें। दरमियान में अगर थोड़ी सी आप उस तरह का अपना देसी टेस्ट करना चाहते हैं तो ज़ाहिर वो भी करें, लेकिन बैलेंस जो है ना वो मेन की है। और फूड एलर्जीज़ का तो ये होता है ना कि टेस्टिंग के बाद अगर आपको पता लग जाता है कि किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, वो स्किन प्रिक टेस्ट होते हैं जिनको हम स्किन के अंदर एक ड्रॉप और हल्का सा प्रिक करके उसको 10-15 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं और पता लग जाता है वो जिस पे एलर्जी होती है वो काफ़ी बड़ा सा आपका एलर्जिक स्पॉट बन जाता है जी। तो उससे आपको पता लग जाता है कि इस फूड से आप एलर्जिक हो और इससे आप अवॉइड करोगे तो मोस्टली पीपल सेटल हो जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर उससे डायग्नोज नहीं हो पाता तो फिर ब्लड टेस्ट्स भी होते हैं जिससे हम फूड एलर्जीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसके लिए नॉर्मली क्या रेमेडीज़ होती हैं? जस्ट मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर हम जिस तरह से देसी टोटके भी बताए जाते हैं या वो भी करने चाहिए हमें? नहीं, देसी टोटके का तो मैं रिकमेंड नहीं करते हम। वो यही है कि अगर आपको लगता है कि आपको खट्टा चीज़ खाने से आपकी खांसी हो गई तो कुछ ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसे अफराद होते हैं ना वो मेडिसिन कम इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हाँ, नहीं, देखें वो डिपेंड करता है कि एलर्जी आपकी ज़िंदगी को कितना इफ़ेक्ट कर रही है ना, ठीक है। तो टोटके हैं, ज़ाहिर है वो हम रिकमेंड नहीं करते। अगर एलर्जी आपकी जिस्म पे इतना असर कर रही है तो आप एक डॉक्टर को देखने आए हो ना, तो अब डॉक्टर तो कह देगा हाँ जी ठीक है, अगर आपको ये चीज़ ट्रिगर करती है आप अवॉइड कर लें। फूड को तो डेफिनेटली अवॉइड करेंगे, एलर्जी करता है। लेकिन जिनको एलर्जीज़ हैं उनको चाहिए कि वो मेडिकेशंस एक प्लान होता है, यानी जो स्किन एलर्जी होती है जिसमें हाइव्स बन जाते हैं, ठीक है, उसमें मोस्टली लोग कुछ अरसे के बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो एस्थमा है वो ट्रिगर वो कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम, तो उसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप मेडिसिन अगर छोड़ देते हैं तो आपके लंग्स ख़राब हो सकते हैं और इस तरह आपकी ज़िंदगी का लाइफ स्पैन आपका छोटा हो सकता है। सो यू शुड नॉट लीव द मेडिकेशंस। इसके अलावा आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्शंस अपनाएं, यू आर वेलकम टू डू दैट। आप जिस तरह से कुछ लोगों को डस्ट स्वेयर किस्म का इशू होता है डस्ट से, उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए मेडिकेशंस हैं जिसमें टैबलेट्स भी हैं, नेज़ल स्प्रेज हैं जो कि स्टीरॉइड्स की फॉर्म में होते हैं। इसके बाद अगर कुछ एलर्जी के टाइप्स होती हैं जैसा कि नोज़, आइज़ और एलर्जिक एस्थमा। ज़्यादा सवेयर कौन सी होती है? नोज़, सबसे ज़्यादा कोई भी जो है ना ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों की नेज़ल एलर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो इवन स्टडी नहीं कर सकते, वो अपना सर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि दे कांट रीड। तो अच्छा, इन लोगों के लिए यही तो है कि एक तो टैबलेट्स, नेज़ल स्प्रेज, इनहेलर, और फिर उसके बाद अब अगर इन चीज़ों से भी आराम नहीं आ रहा तो अब एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ गई हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपी है। व्हाट डज दैट मीन? उसमें यह है कि एक ख़ास किस्म की 2 तरह की होती है, वो सबलिंगुअल ड्रॉप्स की फॉर्म में होती है जो कि अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंजेक्शन फॉर्म्स में अवेलेबल है। यानी उसमें जिस पर्टिकुलर थिंग को आप एलर्जिक हैं जी, उसके लिए इंजेक्शंस जो है ना वो प्रिपेयर किए जाते हैं ख़ास लैब्स में, और फिर वो आपको एक स्केड्यूल के मुताबिक स्लो थेरेपी आपकी उसी एंटीजन के साथ की जाती है ताकि आपकी बॉडी उसके लिए इम्यून हो जाए और आप उसको एलर्जी शो नहीं करो। जैसे आप ये थेरेपी बता रही हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होगा ये ट्रीटमेंट? ये बहुत एक्सपेंसिव है और इसको ज़्यादातर लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते। और इसके अलावा कोई इसका और अल्टरनेटिव कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका मेडिसिन के अलावा? उसका अल्टरनेटिव यही है कि आप टैबलेट्स और नेज़ल स्प्रेज और इनहेलर्स जो है ना वो इस्तेमाल करें और अपनी एनवायरनमेंट पे वर्कआउट करें। आप कोशिश करें कि आप अपना एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। आपकी गाड़ी की प्रॉपर आप सर्विसिंग कराएं ताकि वो बहुत ज़्यादा ब्लैक जो है ना वो धुआं नहीं छोड़े, और कूड़ा वगैरह लोगों को चाहिए नहीं जलाएं ताकि स्मोक कम हो, इसी से एलर्जीज़ भी कम होंगी ना। जिस तरह से कुछ लोग होते हैं फूड इंटॉलरेंस भी होते हैं, ठीक है, तो क्या उन्हें क्या करना चाहिए?
उसमें ये है कि सबसे पहले तो उनको टेस्ट किया जाता है कि वो एलर्जिक हैं कि इंटॉलरेंट हैं। एलर्जिक में तो उनको जो सिम्टम्स आते हैं वो खारिश, हाइव्स या उनका एस्थमा और इस तरह की चीज़ें। और जो इंटॉलरेंट हैं उसका मतलब है कि जब वो उस फूड को खाते हैं तो उनके पेट में दर्द होती है, उल्टी आ जाती है और उनको लूज मोशंस लग जाते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे कि लैक्टोज इज़ वन ऑफ देम। बहुत से लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं और जब वो ख़ास तौर पे इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को पहले 12 महीने में उनको काउज मिल्क इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए ताकि उनको लैक्टोज की जो है ना वो थोड़ी सी एक्सपोजर हो जाए। इससे उनमें जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो कम होती है। लेकिन जिन लोगों को ये हो जाता है तो उनको फिर जो है यही करना पड़ता है। एक तो पहले उनको डायग्नोज करना, इसमें ख़ास होता है एक्सक्लूजन डाइट, यानी एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो उसके सुपरविजन में उनका सारा होता है कि आप इस डाइट को एक्सक्लूड करके देखें आपके सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं कि नहीं। तो फिर जब उसके साथ डायग्नोज किया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी उसको सेटल कर लेती है। लैक्टोज फ्री मिल्क भी मिल जाता है, बच्चों का भी मिलता है। लेकिन कुछ बच्चे भी, कुछ अफराद भी ऐसे होते हैं जिन्हें एलर्जिक होती है दही से, दूध से, उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, उसमें यही है, फिर उसकी ऑप्शन यही है कि जो स्किन की एलर्जी अगर दूध दही से होती है तो फिर उसमें आपको उससे अवॉइड ही करना, यानी एक ऐसा मिल्क जो लैक्टोज फ्री हो उसी से के साथ दही बनाएं। ओके। हाँ जी, तो उसी के साथ वो दही जमाएं और उसी को खाएं। और देर आर ऑप्शंस, लेकिन ये कि पाकिस्तान में ऐसे ही करना पड़ेगा। जो आप लैक्टोज फ्री मिल्क जो कि प्रॉबेबली वो आपको बॉटल्ड फॉर्म में मिलेगा और फिर उसी को आप जो है ना वो उसी से दही लगाएं और फिर उसी को खाएं। बिल्कुल, बच्चों को तो खिलाना आपको पता है वैसे बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। तो और कुछ ऐसे भी अफराद होते हैं जिन्हें मीट, मटन और बीफ से भी बहुत उन्हें एलर्जिक होती है, उन्हें क्या करना चाहिए? वो उनका भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो ये लोगों को बहुत पसंद है। अगर तो उनको उसके साथ एलर्जी है सो ओनली ट्रीटमेंट फॉर दैट इज़ यू हैव टू स्टॉप टेकिंग दैट। जी। सो उनको चूँकि मीट में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे मसल्स के लिए, प्रोटीन्स हैं, आयरन है, तो दे हैव टू लुक इनटू अदर ऑप्शंस के किसी ना किसी तरीके से उनको अपना प्रोटीन और आयरन का इंटेक पूरा करना है, आयरन का। सो उनके लिए बेहतर है कि वो किसी अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर सुपरविजन उसको अपनी डाइट को चेंज करें। और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, बच्चों को भी एलर्जिक हो जाती है। कुछ ऐसे डिफरेंट बच्चे होते हैं, बड़ों में जो है उसमें वो डिफरेंट होती है एलर्जी, या फिर बच्चों में ये डिफरेंट होती है? क्या इनका क्या? जो बच्चों में एलर्जीज हैं वो ज़्यादातर अर्ली ईयर्स में होती हैं, जिसमें एस्थमा भी शामिल है और नोज़ की एलर्जी भी शामिल है और स्किन की एलर्जी। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है एस्थमा के बारे में, ये बहुत पीक पे जब जाता है तो फिर पता चलता है इन चीज़ों का। तो इस हवाले से जो वालिदैन है उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, जिन बच्चों में एस्थमा प्रोन होता है वो रात को उठ के खांसी करते हैं, उनकी रात जो है ना वो सुकून से नहीं गुजरती। एक तो नॉर्मल खांसी होती है। नहीं, जो नॉर्मल खांसी है वो तो हर रोज़ नहीं आएगी ना आपको। जब आपको शुबा हो कि एक बच्चा रोज़ ही खांसी करके उठ रहा है रात को और उसकी अगर छाती में से सीटियों की आवाज़ आए, ये तो बहुत जब आगे बात बढ़ जाती है तब होता है। लेकिन अजीब सी आवाज़ें भी बच्चों की आती है। कुछ होती है, एक वो ड्राई वाली जो खांसी होती है, क्या वो भी इफेक्ट करती है एस्थमा को? जी, वो ड्राई बार्किंग कफ जो होती है वो वायरल इन्फेक्शन में होती है, वो एस्थमा को वर्स कर सकती है। वो दोनों कंडीशंस एक ही टाइम पे हो सकती हैं एक बच्चे को। लेकिन एस्थमा में जिन बच्चों को रात को खांसी आती है उनको विस्लिंग साउंड्स आती हैं। इसके अलावा अगर उनको वो भाग रहे हैं, खेल रहे हैं और उनको सांस चढ़ जाता है, बाकी बच्चे नॉर्मल भाग रहे हैं वो नहीं भाग सकते, उनको सांस चढ़ जाता है, वो ऊंची ऊंची हंस रहे हैं तो फिर उनको सांस चढ़ जाता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्टेयर्स चढ़ते हैं उनको भी सांस चढ़ जाता है, तो क्या ये उसी के इंडिकेशन इलामात में शामिल है? जैसे वो डिपेंड करता है, अगर तो बड़ा बंदा है तो उसमें हमें दूसरी भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे हार्ट कंडीशंस। उसमें वो यही है कि वो डॉक्टर ही एक बात करके और उसको एग्जामिन करके बता सकता है कि इसके अंदर जो सांस फूलने की वजह है वो दिल की है, उनके लंग्स की है, या कोई खून की कमी है, उसकी वजूहात तो दूसरी भी हो सकती की वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो आती है। बिल्कुल। अगर बात की जाए ड्राई स्किन के हवाले से, कुछ लोगों की स्किन बहुत ड्राई रहती है, तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या इसके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? जी, ड्राई स्किन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से खारिश होती है और फिर उसके बाद उसके ऊपर रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है।
और लोग परेशान होते हैं कि शायद हमें स्किन एलर्जी हो गई है। तो स्किन की केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जिन लोगों को एलर्जीज, जैसे कि बच्चों में एक्जिमा होता है, जी जी। जो कि वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे नाक की एलर्जी हो गई, तो उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा खारिश करते हैं, उनको स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, मुंह भी उनका रेड रहता है और वो बहुत तंग होते हैं, रात को सो नहीं पाते जी। तो इसमें स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बच्चों को आप कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं, उनको कॉटन के कपड़े पहनाएं, उनको आप नायलॉन और वूल के कपड़ों से अवॉइड करवाएं। इसके अलावा कुछ बच्चों को सैंड पिट वगैरह में खेलने की आदत होती है जी, तो मट्टी में भी, डस्ट में भी। जी बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों को आप ज़रा कोशिश करें कि जब उनको एक्टिव प्रॉब्लम हो तो तब उनको वहाँ ना खेलने दें, लेकिन जब वो रिजॉल्व हो जाए। खासतौर पर स्किन पर स्पॉट्स बन जाते हैं कुछ बच्चों के, कुछ लड़कियों के खास तौर पर, आपने ये देखा होगा बहुत से ऐसे मसाइल है स्किन के हवाले से, तो क्या स्किन केयर के हवाले से क्या लगाना चाहिए? उसके लिए हम कहते हैं हर सबको ही कहते हैं कि मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र जो है वो आप कोई भी जो आपकी स्किन को सूट करता है यूजुअली रिकमेंड किया जाता है, जिसके अंदर नॉन सेंटेड और बिल्कुल नेचुरल मॉइस्चराइज़र जो अच्छा हो, और ये हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके लिए फूड का क्या इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी स्किन जो है अच्छी रहे आपकी? उसमें जी जनरल रिकमेंडेशंस यही हैं कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और लॉट ऑफ वाटर, ये सब चीजें हैं जो कि रिकमेंड की जाती हैं। पानी का जो इंटेक है वो ज्यादा होना चाहिए। हाँ जी, एटलीस्ट 2 लीटर्स, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन से आपकी स्किन के अंदर जो है वो रिंकल्स पड़ जाते हैं, स्किन और ज्यादा ड्राई होती है और उससे आपकी जो स्किन रैशेज है वो बढ़ जाते हैं। लड़कियों को आपको पता है ना, कलर का बहुत शौक होता है, फेयर कलर का, स्किन का बहुत होता है, अपनी जो स्किन है फ्रेश दिखाई दे, तो उसके लिए लड़कियों को क्या करना चाहिए? जस्ट फ्रूट्स के अलावा कोई और भी रेमेडी बताए ना जो इस्तेमाल की जा सके। उसमें यही है कि लड़कियों को मैं यही रिकमेंड करूंगी कि वो अपने जो, अगर उनको फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं तो प्लीज़ उनको वो छीलें मत, क्योंकि अगर वो छीलेंगे तो उससे निशान पड़ जाते हैं, बल्कि स्कारिंग हो जाती है, और उसके लिए फिर वो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है उसका, जिसमें डर्मल फिलर्स वगैरह होते हैं। तो उस स्टेज पर जाने से पहले उनको चाहिए कि वो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र 2 दफ़ा एटलीस्ट दिन में लगाएं, और उसके बाद जो ऐसे कॉस्मेटिक्स यूज़ करें जो कि बिल्कुल नेचुरल हैं, जिसके अंदर कोई आर्टिफिशियल स्टफ़ नहीं है, और आपको आप देख सकते हैं इजीली अवेलेबल होते हैं जब आप नेचुरल स्टफ देखते हैं। मेकअप भी वही यूज़ करें जो नेचुरल हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा। आजकल लड़कियों को मेकअप का बहुत शौक है, और आपको पता है तकरीबन 24 घंटे लड़कियां मुंह पे मेकअप रखती है, तो किस तरह से अपनी जो स्किन केयर के लिए इन चीज़ों से दूर रहा जाए? एक तो मेकअप करने के बाद जब वो फ्री हो जाए जब शाम के वक्त, तो डेफिनेटली उसको किसी अच्छे मेकअप रिमूवर के साथ उतारें, क्योंकि अगर मेकअप लगा रह जाएगा तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। फिर उसको उतार के और फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, और इन सब अपनी डाइट अच्छी रखें। डाइट अच्छी, यानी अल्टीमेटली जो है वो डाइट अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन्स होनी चाहिए, फिर ही आपकी स्किन जो है खूबसूरत दिख सकती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ आपने आज सीखा होगा, और इसके साथ मुझे इजाज़त है, फिर कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।